हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं भैया। सॉल्यूशन जल्दी से फटाफट आ जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भैया बिना किसी देरी के। यह कह रहे हैं वह लेखांकन अवधारणा जहाँ व्यवसाय इसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है। ठीक है, तो ऐसी अवधारणा जो उसको उसके स्वामी से अलग करती है वह कौन सी अवधारणा कहलाती है भैया? पृथक अस्तित्व की अवधारणा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? पृथक अस्तित्व की अवधारणा या व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा या फिर लेखांकन अवधारणा भी इसको कहते हैं भैया। तो ये आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं भैया। ये कह रहे एक व्यक्ति ने 45,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया। उसने 5,000 रुपये की वसूली को उधार क्रय किया। इन लेन देनों को लेखांकन समीकरण में व्यक्त करना है। तो आपने 45,000 रुपये लगाए तो 45,000 रुपये तो पूंजी हो गई, 5,000 रुपये उधार लगाए तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ हो गई। तो संपत्तियां जो हो गई वो तो हो गई कुल 50,000 की, जिसमें से 45,000 कैपिटल हो गई और 5,000 रुपये के दायित्व हो गए। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा भैया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन होगा। उधार संपत्ति जब हम खरीदेंगे तो उधार संपत्ति खरीदने का जो लेखा होता है वो हम सामान्य जर्नल में करते हैं। ठीक है, इसे हम जर्नल कह सकते हैं या प्रॉपर जर्नल भी कह सकते हैं भैया। ठीक है, सामान्य जर्नल या प्रॉपर जर्नल भी कह सकते हैं। ठीक है, मुख्य जर्नल भी इसी को कहा जाता है। तो ये आपका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण है तो बैंक समाधान विवरण जो है वो क्या है भैया? बैंक के ग्राहक द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एक निश्चित समय पर पासबुक की बाकी और रोकड़ बुक की बाकी को ज्ञात करने के लिए। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है। जो बैंक का ग्राहक होता है ये आप व्यवसायी भी हो सकता है, अकाउंटेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाता बही का उद्देश्य। तो खाता बही का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है भैया? खाता बही लेन देनों का वर्गीकरण होता है, समूहीकरण तथा प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना खाता बही के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। ठीक है, और खाता बही लेखांकन की प्रधान पुस्तक है जिसमें सभी प्रकार के व्यावसायिक लेन देनों को संग्रहित कर उनके खातों में लिखा जाता है। और खाता बही में प्रत्येक खाते को खाता बही से अलग अलग पेज पर लिखा जाता है। प्रत्येक खाता अलग अलग बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब इस लेखांकन की विशेषता है। लेखांकन के दो भाग होते हैं, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष, ठीक है, डेबिट पक्ष मतलब जो जर्नल में डेबिट है वो लेजर में भी डेबिट होता है, ये बात याद रखना। यानी कि जिसका खाता हम बना रहे हैं उसको हमें, अगर वो जर्नल में डेबिट है तो उसके डेबिट पक्ष में उसका नाम लिखा जाएगा जिसका वो डेबिट है। अगर वो जर्नल में क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में उसका नाम लिखा जाएगा जिसका वो क्रेडिट है। ये लेजर में पोस्टिंग करने का सिद्धांत भी है। ठीक है भैया, तो सीधी सी बात है। तो प्रत्येक खाते में जो है हम क्या करते हैं? लेन देनों का वर्गीकरण करते हैं, लेन देनों का समीकरण करते हैं, प्रत्येक खातों में शेष ज्ञात करते हैं। तो ये इस तरह से सभी इसका आंसर है भैया। ठीक है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये कह रहे हैं एक कंपनी की दशा में आंतरिक अंकेक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंतरिक अंकेक्षक जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है भैया? तो आंतरिक अंकेक्षक की जो नियुक्ति करते हैं वो प्रबंधक करते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, जो नियुक्ति कर रहा है उसके प्रति ही उसका उत्तरदायित्व बनता है। ठीक है,
एक कंपनी की दशा में अगर आंतरिक अंकेक्षक प्रबंधकों के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है अर्जित किंतु अप्राप्त आय। भाई हमने कमा ली लेकिन अभी हमें प्राप्त नहीं हुई। ऐसी आय जो हमने कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई वो हमारी संपत्ति कहलाती है, चालू संपत्तियों में शामिल होती है। ठीक है। अर्जित किंतु अप्राप्त, प्राप्त नहीं हुई है, कमा ली है, तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी संपत्ति कहलाती है, जिसके लिए जर्नल एंट्री करते हैं एक्रूड इनकम अकाउंट, डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है। ये हमारी चालू संपत्तियों में शामिल होती है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है प्रबंध अंकेक्षण में शामिल है। प्रबंध अंकेक्षण में जो है क्या चीज़ शामिल है भैया, कुशलता और निष्पादन अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण दोनों ही इसमें शामिल है। कुशलता भी होनी चाहिए, निष्पादन भी होना चाहिए। यानी एक प्रबंध अंकेक्षण में कुशलता और निष्पादन अंकेक्षण और औचित्य अंकेक्षण सम्मिलित होते हैं। ठीक है। दोनों ही प्रबंध अंकेक्षण जो है प्रबंध प्रक्रिया के सभी पहलुओं का गहन आलोचनात्मक अध्ययन होता है। ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर जो है ये दोनों ही शामिल हो जाएंगे। ठीक, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अवक्षेण की पद्धति नहीं है। अवक्षेण की पद्धति नहीं है, अवक्षेण, ये कह रहा है अवक्षेण की पद्धति। अवक्षेण मतलब समझ गए, अवक्षेण मतलब डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की कौन सी पद्धति, बीमा पॉलिसी पद्धति, हरासित प्रतिफल पद्धति, हरासित प्रतिफल पद्धति। हरासित प्रतिफल पद्धति जो है वो हरास की पद्धति नहीं है भैया। ठीक है। डेप्रिसिएशन कंसिडरेशन मेथड जो है ये कोई पद्धति नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, हरास की किस पद्धति के अंतर्गत संपत्ति को बजट के से डेबिट किया जाता है, को ब्याज से डेबिट किया जाता है। तो ऐसा होता है कभी कभी वार्षिकी पद्धति हम के अनुसार जब लेकर चलते हैं तो वार्षिकी पद्धति में हम ये मानते हैं कि अगर इतने रुपए यहाँ ना लगाते, बैंक में लगाते, तो हम ऐसी दशा में जो है हमें ब्याज मिलता रहता। तो क्या ऐसी दशा में ब्याज मिलता रहता, हमें इनकम होती रहती। तो वार्षिकी पद्धति के अंतर्गत ऐसी दशा में हम उसे इन्वेस्टमेंट मान करके इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये वार्षिकी पद्धति होती है भैया। ठीक है। हाँ, वार्षिकी पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, संपत्ति खातों को ब्याज से डेबिट किया जाता है। वार्षिक जो पद्धति होती है उस कोई भी व्यवसाय संपत्ति को क्रय करने के क्या करता है कि मूल लागत पर दिखाता है। वार्षिकी पद्धति में क्या करता है, मूल लागत पर दिखाता है और वह यह मानता है कि अगर इतने रुपए इसमें न लगाता, किसी प्रतिभूतियों में लगाता, तो मुझे ब्याज मिलता रहता। तो वो क्या करता है, उस अमाउंट को जो वो उसने सोचा है इतनी अमाउंट किसी प्रतिभूति में इन्वेस्ट कर देता है जहाँ से उसे ब्याज मिलता है। ठीक है। हाँ, और जब उसे ब्याज मिलता है तो उस ब्याज की राशि को इसमें क्रेडिट डेबिट करता जाता है। ठीक है। और जब उसके एक्सपायरी की डेट आती है उसे बेच करके दूसरी संपत्ति इंस्टॉल कर ली जाती है। ओके। हाँ, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है आय के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है। आय के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिएगा, वैधानिक प्राप्तियां या वैधानिक प्राप्तियां, वैधानिक और अवैधानिक दोनों ही प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, चाहे वो वैधानिक हो या अवैधानिक हो। यानी कि इनकम टैक्स के पर्पज से अगर कोई करदाता अपने खाते में जमा राशि का स्रोत नहीं बता पाता कि उसके पास वह राशि कहाँ से आई, तो वह उसकी आय मानी जाती है और उस पर उसे कर देना पड़ता है भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुरेश से 5,000 रुपये का नगद माल खरीदा, इसकी पंजी प्रविष्टि होगी। जब आप सुरेश से माल खरीदेंगे
तो डेफिनेट सी बात है आपने माल उधार खरीदा है, आपने माल उधार खरीदा है, ठीक है। सुरेश से 5,000 रुपये का माल नकद खरीदा तो गलत बात हो गई। अगर आपने लिखा सुरेश से 5,000 रुपये का माल खरीदा तो उधार खरीदा, लेकिन यहाँ लिखा है सुरेश से 5,000 रुपये का माल खरीदा नकद, तो नकद का मतलब तो ये हो गया कि आपने माल लिया, पैसा दे दिया, सुरेश का कोई मतलब नहीं रहा। तो सीधी सी बात है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा भैया, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है शेष परीक्षण पत्र। शेष परीक्षण पत्र में बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट। तो बैलेंस शीट जो बनाते हैं, शेष परीक्षण असल में क्या है ना, यहाँ पर थोड़ा ट्रांसलेशन में क्या होता है कि कभी कभी तुलन पत्र को तलपट भी लिखा होता है और कभी तुलन पत्र को बैलेंस शीट भी लिखा होता है। तो कभी कभी ट्रांसलेटर की कमजोरी की वजह से हो जाता। आप इसलिए कभी भी अगर ये कंडीशन आ जाए तो इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट व्हाट। तो बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है, ये तलपट है, ठीक है। इंग्लिश में देखो ये तलपट लिखा हुआ है, ठीक। तो तुलन पत्र और यहाँ पर जो है बैलेंस शीट लिखा है, तो ये असल में तुलन पत्र तलपट होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलती हो रही है, थोड़ा सा ट्रांसलेशन की गलती है, ठीक है। जो होता है वित्तीय लेन देनों की अंक गणितीय शुद्धता के लिए बनाया जाता है, ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन देख लिया करें, ठीक। क्योंकि ऑप्शन के आधार पर पता चल जाएगा क्या चीज़ पूछी जा रही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहे हैं 200 रुपये की उधार बिक्री के लिए विक्रय खाते एवं विविध देनदार खाते को भी क्रेडिट कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुधारात्मक प्रविष्टि होगी। यानी कि 2,000 रुपये की उधार बिक्री के लिए विक्रय खाते एवं विविध देनदार खाते को भी क्रेडिट कर दिया गया, मतलब आपने 200 रुपये प्राप्त किए, विक्रय को क्रेडिट किया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने डेटर्स को भी क्रेडिट कर दिया, ये तो गलत हो गया। तो डेटर्स 200 रुपये से तो वो जो उससे वो डेबिट होना चाहिए था और 2 से वो जिससे वो क्रेडिट हो गया, तो कुल मिला के 400 रुपये से डेटर डेबिट हो जाएंगे, ठीक। और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्ययों में से कौन सा समूह व्यवसाय के प्रत्यक्ष व्यय का है। तो प्रत्यक्ष व्यय की बात चल रही है, तो प्रत्यक्ष व्यय में जो है आपकी क्या क्या आता भैया, मजदूरी आती है, आगम व्यय आते हैं, कैरेज इन वर्ड, ठीक है, कैरेज इन वर्ड आते हैं, इनपुट, ठीक है, ये असल में आगत इनपुट कंपेंस लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस एंड लोकल टैक्सेस, और लोकल टैक्सेस भी इसमें शामिल होते हैं भैया, ठीक है। स्थानीय कर, ये सब प्रत्यक्ष करों में शामिल किए जाते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन है अच्छा जी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 18 पहले आ गया, 17 बाद में आ गया, कोई नहीं, 16 कहाँ गया, 16 गायब हो गया इसका मतलब, चलिए कोई नहीं, 16 मिस प्रिंट हो गया, 18 देख लीजिए। ये कह रहे हैं ए क्रय है, बी प्रारंभिक रहतिया है, सी अंतिम स्टॉक है, डी विक्रय माल की लागत है। तो डी माइनस सी माइनस ए बराबर बी, ठीक, डी माइनस सी माइनस बराबर बी, ठीक, ए प्लस बी माइनस डी बराबर सी। तो ये कह रहे हैं कि
अगर आप ए है परचेज, बी है ओपनिंग स्टॉक और डी है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये गलत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूं तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कौन सा गलत है। ये बाकी सब सही हैं लेकिन ये समीकरण सही नहीं है। कौन सी सही नहीं है भैया? ये डी वाली सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। आगे बात करते हैं। 1 जनवरी 1996 को रहतिये का मूल्य 7,000 रुपये था। जनवरी में 23,000 रुपये का रहतिया क्रय किया गया। उसी समय अवधि में विक्रय की लागत 21,000 रुपये थी। 21 जनवरी 1996 का रहतिये का मूल्य क्या होगा? तो डेफिनेट सी बात है, हमारे पास पहले ही 7,000 का था, 23,000 रुपये का हमने और ख़रीद लिया तो यह हमारे पास 30,000 का हो गया। और जो विक्रय की लागत है वो 21,000 रुपये है। जो हमने माल बेचा है वो 21,000 रुपये का है। ठीक, तो 21,000 रुपये का माल बेचने के बाद में 30,000 में से 21,000 घटा दो तो 9,000 रुपये बचेगा। यह हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है स्थिति विवरण का अंकेक्षण उपयोगी होता है जब। स्थिति विवरण का अंकेक्षण उपयोगी कब होता है भैया? जब जो है संस्था वृहद आकार की होती है। ठीक है, जब संस्था वृहद आकार की होती है तब ये उपयोगी होता है। ठीक है, जब किसी विशेष तिथि पर संगठन की सभी संपत्तियों और देनदारियों यानी कि लेनदार और दायित्वों को सूचीबद्ध करने के लिए आर्थिक चिट्ठे का अंकेक्षण किया जाता है तो इसके लिए तुलन पत्र की मदों अर्थात प्राप्तियों और जो देताओं से संबंधित सभी अभिलेख होते हैं कि उनके सत्यापन की आवश्यकता होती है। और उनके सत्यापन के लिए जो है हम यह अंकेक्षण कराते हैं और ये ज़्यादातर वृहद संस्थाओं के लिए उपयोगी होता है। ठीक है भैया, हाँ। आगे बात करते हैं। कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क की राशि की गणना की जाती है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है भैया? कि आपने कोई बौद्धिक संपदा के मालिक हैं और उस बौद्धिक संपदा के का अधिकार आपने किसी दूसरे को दे दिया। यानी कि आप कोई राइटर हैं, कोई, ठीक है, पुस्तक लिखते हैं आप, कोई आर्टिकल लेखक हैं आप, तो आपने वो आर्टिकल लिखने के बाद में उसको पब्लिश और उसको सेल करने का राइट जो है किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जितनी कॉपी बिकती हैं उनके आधार पर रॉयल्टी दर्शाई जाती है। ये कभी कभी विदाउट मिनिमम रेंट होता है और कभी मिनिमम रेंट हो भी सकती है। वैसे ज़्यादातर ये विदाउट मिनिमम रेंट ही होता है क्योंकि समय समय पर संशोधन भी करने पड़ते हैं। अगर संशोधन एक निश्चित समय पर नहीं करके दिया जाता तो जो कॉपीराइट का मालिक होता, ओनर होता है, वो उसके लिए दोषी होता है। कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क की राशि की गणना जो की जाती है वो विक्रय की गई पुस्तकों की संख्या के आधार पर की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिवालिया लेखों में सुरक्षित लेनदारों को किस सूची में दिखाया सम्मिलित किया जाता है? तो देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं फुल्ली, पूर्णतः सुरक्षित। तो एक होते हैं पार्टली सुरक्षित, एक होते हैं फुल्ली सुरक्षित। तो जो फुल्ली वाले होते हैं वो तो लिस्ट बी में आते हैं और जो पार्शियली होते हैं वो लिस्ट सी में जाते हैं। ठीक है भैया, हाँ, लिस्ट बी आ जाएगा। अगला देखिए,
ये कह रहे हैं कि 40,000 रुपये के मूल्य के स्टॉक का बीमा 30,000 रुपये के लिए कराया गया। अग्नि के कारण नष्ट होने वाले स्टॉक का मूल्य 25,000 रुपये अनुमानित किया गया। बीमे दावे की राशि क्या होगी? तो देखिएगा 40,000 रुपये के मूल्य का स्टॉक का बीमा 30,000 रुपये में कराया था। अग्नि के कारण नष्ट होने वाले स्टॉक का मूल्य 25,000 है। तो लॉस 25,000 गुणा 30/40 करके इसका वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा जो आएगा वैल्यू 18,750 रुपये। 18,750 रुपये इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला समझ में आ गया। आगे देखिएगा भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कितने डिजिट का है? भारत में जीएसटी नंबर जो है वो 15 डिजिट का है। भारत में रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट का होता है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण होता है तो ये अनिवार्य होता है। जितनी भी सार्वजनिक कंपनियां होती है उनका अंकेक्षण अनिवार्य होता है। एक सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक कंपनी चाहे सार्वजनिक हो या निजी हो, ठीक है, उसको अपना अंकेक्षण कराना अनिवार्य है, चाहे, ठीक है, तो ये अनिवार्य है भैया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कहना है भारतीय लेखा मानक परिषद द्वारा निर्गमित प्रथम लेखांकन मानक संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो लेखा मानक 1 है वो चाहे लेखा मानक 1 हो, चाहे वो अंकेक्षण लेखा मानक 1 हो, या वो IFRS हो या इंडियस 1 हो, तो इन सब का काम जो है वो प्रस्तुतिकरण से है। ठीक है, लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से है भैया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पहला जो है सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह है रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है। तो रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है, तो रूढ़िवादिता का मतलब मैंने आपको बताया था कि भविष्य में होने वाली हानियों की कल्पना करो, लाभों की कल्पना मत करो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो संदिग्ध ऋण होते हैं, डाउटफुल डेब्ट होते हैं, उनके लिए हम प्रोविजन करके चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो है हम ये मानते हैं कि भविष्य में जितनी भी हानियां हो रही हैं उन्हें मान लो कि यह हो गई या हो जाएगी, लेकिन लाभ हो गए वो न मत मानो। जब तक लाभ प्राप्त न हो जाए तब तक नहीं मानना चाहिए। ठीक है, ये वसूली अवधारणा कहती है। ठीक, तो देखिएगा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, ये इसका सही हो जाएगा। कभी कभी एक चीज होती है कि न्यायालय में कोई दावा विचाराधीन है तो आप उसके लिए जो है प्रोविज़न करके चल सकते हैं, क्योंकि न्यायालय का जो निर्णय है, डिसीजन है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके ही फेवर में हो, आपके अगेंस्ट भी हो सकता है और आपके फेवर में भी आ सकता है। ठीक है भैया, इसलिए उसके लिए भी ये भी रूढ़िवादिता की परंपरा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तपालन में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है। तो मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार एक प्रविष्टि मतलब एक लेन देन, एक ट्रांजैक्शन जो होती कम से कम 2 पक्षों को प्रभावित करती है। ठीक है, कम से कम 2 पक्षों को। एक सौदा 2 खातों को एक ही समय में प्रभावित करता है भैया। ठीक,
तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि दो खातों को एक ही समय में प्रभावित करता है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है देनदार 30,000 रुपये हैं, 1,000 के असुदृढ़ तथा असोध्य देनदारों हेतु 5% की दर से पूर्व, ठीक है, और देनदारों पर 2% बट्टा प्रावधान होगा। तो पहले क्या होगा, बट्टा निकालने से पहले हम जो प्रोविज़न है वो माइनस करते हैं, और प्रोविज़न से पहले अगर कोई बैड डेप्ट हो तो वो माइनस किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 30,000 के लेनदार हैं, 30,000 में से पहले हम 1,000 घटा देंगे तो ये हमारे 29,000 बचेंगे, 29,000। अब 29,000 का 5% निकालेंगे तो ये आएगा 1,450 रुपये। 1,450 रुपये 29,000 में से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 27,550 रुपये। 27,550 रुपये का 2% जब निकालेंगे तो ये 551 रुपये का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे देखेंगे भैया, किसी कंपनी के अंकेक्षक में क्या योग्यता होना चाहिए, तो एक कंपनी अंकेक्षक को चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए जो 1949 के अंतर्गत चार्टेड अकाउंटेंट होगा और वर्तमान में प्रैक्टिसिंग में होना चाहिए। ठीक है, अभ्यासरत होना चाहिए भैया। ठीक है, तो 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है धारा 286 सबसेक्शन 1 एवं धारा 226 सबसेक्शन 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के अंकेक्षक तब नियुक्त हो सकता है जब वे अभ्यासरत चार्टेड अकाउंटेंट हो। ठीक है, हाँ, अभ्यासरत यानी प्रैक्टिसिंग में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज है, एक कंडीशन और आती है, 20 श्रेणी के राज्यों के नियमों के अंतर्गत अंकेक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त कोई भी व्यक्ति भारत में पंजीकृत किसी भी कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, आगे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 226 सबसेक्शन 3, धारा 226 सबसेक्शन 3, 226 सबसेक्शन 1 जो है कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की बात करता है, जबकि कंपनी अधिनियम 226 सबसेक्शन 3 जो है वो काहे की बात करता है भैया, ये 230 क्या बात करते हैं बेटा कि कंपनी का कोई भी 500 रुपये का ऋणी, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर कंपनी का ऋणी है, कंपनी का अधिकारी है, एक दिवालिया व्यक्ति है, ठीक है, तो या उसका कोई रिलेटिव कंपनी का ऋणी है, तो उसे आप कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी का ऋणी होना, कंपनी का अधिकारी होना, दिवालिया होना, ये सारी बातें इसमें शामिल होती हैं भैया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो डी राइट आंसर इसका। आगे देखिएगा, आश्रित शाखाओं में उधार विक्रय को किस खाते में दर्शाते हैं, तो देखिएगा जब हम आश्रित शाखा की बात करते हैं तो आश्रित शाखा में हम जो नगद प्राप्तियां होती हैं शाखा खाते में उसी को दिखाते हैं, जबकि उधार बिक्री को शाखा के देनदारों खाते में दिखाया जाता है। ओपनिंग या क्लोजिंग देनदार या उधार बिक्री या देनदारों से प्राप्त राशि, ठीक है, ज्ञात करने के लिए भी हम देनदार खाता तैयार करते हैं। ओके, आगे देखिएगा, विभागीय खातों में किस व्यय को नहीं बांटा जा सकता,
तो विभागीय खातों में ऐसे खर्चों को नहीं बांटा जा सकता जिनका सभी विभागों पर जो है प्रभाव एक साथ पड़ता है, अलग अलग नहीं पड़ता। यानी कि वो जो है विभागों से संबंधित खर्चे होते ही नहीं हैं। तो पूंजी पर ब्याज जो है वो विभागीय व्यय नहीं है, इसलिए ये विभागों में नहीं बटेगा। ठीक है भैया, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है भैया। हो सकता है कि वो इस बार निवासी हो तो अगले साल अनिवासी हो, उसके असाधारण निवासी हो। एक भारतीय नागरिक इस बार निवासी हो, अगले साल अनिवासी, और उसके अगले साल असाधारण निवासी हो सकता है। कोई भी कंडीशन हो सकती है, क्योंककि निवासी स्थिति भारत में रहने के दिनों की संख्या पर निर्भर करती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में है, गत वर्ष में भारत आता है, वह निवासीय स्तर प्राप्त कर सकता है यदि भारत में रहा हो। ठीक है, तो एक भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में है, गत वर्ष में भारत आया, तो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो भारत में 182 दिन रहता है, ठीक है, आधार शर्तों में से कोई एक शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है, वो भारत में निवासी स्थिति कहलाती है उसकी। ठीक, अब निवासी स्थिति में दो होते हैं, एक साधारण निवासी, एक असाधारण निवासी। ठीक, तो साधारण निवासी, अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में गत वर्ष में भारत आता है, वे निवासी स्थिति प्राप्त करने के लिए भारत में 182 दिन रहना उसका अनिवार्य है। ठीक, अगर ये जहाजी बेड़े के रूप में आता जाता तो भी 182 दिन। ठीक है, अरे बात समझे। आगे देखिए, वह संपत्ति जिन्हें हम देख छू सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उठा बिठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उन्हें हम भैया क्या कहते हैं? उन्हें हम मूर्त संपत्ति कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थगित आगमव्यय है? स्थगित आगमव्यय, तो स्थगित आगमव्यय का मतलब हो गया ऐसे व्यय जिस साल किए गए उन्हें पूरा का पूरा उसी साल यूटिलाइज नहीं किया जाता, बल्कि उनको आगे ले जाकर कई सालों तक पूरा किया जाता है। तो ये जो है भैया, यहाँ पर ये हो जाएगा बाजार में स्थान बनाने के लिए किए गए भारी विज्ञापन व्यय, ये स्थगित आगम व्यय कहलाएंगे। इसके अलावा जो है बाकी कंपनी के निर्माण के लिए, सरकारी नियमों का पालन करने के लिए, ठीक है, ये सब पूंजीगत व्यय कहलाएंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये डूबी हुई रकम के कारण संभावित घाटे को पूरा करने के लिए अलग से रखी जाने वाली राशि कहलाती है। तो ऐसा है कि डूबी हुई रकम के कारण संभावित हानि जो होती है वो हमारा प्रावधान कहलाती है, क्योंकि ऐसे खर्चे जो कि हमें भविष्य में होने वाले नुकसानों के बारे में बताते हैं कि ये हमारा नुकसान हो सकता है भविष्य में, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है, लेकिन कितना होगा ये एग्जैक्ट नहीं पता, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं पता होती, तो वो हमारा क्या होता है? प्रावधान कहलाता है। जबकि संचय जो होता है वो क्या होता है कि हमें दायित्व का पता ही नहीं होता, खर्च का पता ही नहीं होता, एट रेंडम खर्च
आ जाते हैं। तो ऐसे खर्चों के लिए जो होता है वो संचय बनाया जाता है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद में आगे बात आती है। देखिए, गैप आवश्यक है। तो गैप का मतलब होता है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो क्या होता है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? लेखांकन में विश्व संयोजन के लिए आवश्यक है। विश्व संयोजन मतलब जो वर्ड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वर्ड में जो है हमारे जो है परंपराएं जो है हर देश की अलग अलग है, हर देश की परंपराएं अलग हैं, रीतियां अलग है, ठीक है, मान्यताएं अलग हैं। तो उसी तरह से उनमें एक रूपता लाने के उद्देश्य से ऐसे सिद्धांत जो सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें लेखा मानक कहते, लेखा सिद्धांत कहते हैं, लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये सामान्य नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार नियंत्रित लेखांकन को दुनिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है, इसका निर्माण लेखांकन में वैश्विक स्तर पर सामंजस्य बैठाने हेतु किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम इसके सामंजस्य के बारे में तो समय समय पर इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। ये मानवीकृत है, ये नेचुरल नहीं है, मानवीकृत है, मतलब लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, विनियमित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है तो प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी लेन देनों के दो खाते बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने कि हर एक भाई एक, लेकिन ये कह रहे हैं सभी लेन देनों के दो खाते बनाए जाते हैं, सभी व्यापारिक लेन देनों को दो बार लिखा जाता है, ये गलत हो रहा है। क्योंकि प्रत्येक लेन देन के दोहरा लेखा प्रणाली, प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, ये इसी बात में शामिल हो गई कि दो खाते होते हैं। ठीक, ये ज़्यादा सूटेबल है, ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है कि सभी लेन देनों के दो खाते बनाए जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। ये कह रहा है सामान्य वित्तीय लेखा नियम 90 के अनुसार वेतन भत्ते आकस्मिक व्यय सहायता अनुदान आदि सरकार के विरुद्ध 2000 रुपये या अधिक का कोई भी क्लेम उसके देय होने की तारीख से कितने समय बाद समय व्यतीत क्लेम माना जाता है? तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 90 के अनुसार वेतन भत्ते आकस्मिक व्यय सहायता अनुदान ये सब सरकार के विरुद्ध 2000 या इससे अधिक कोई भी क्लेम उसके देय होने की तारीख से 2 वर्ष पश्चात समयातीत क्लेम माना जाता है। यदि उन्हें 2 वर्ष की अवधि में जो है प्रस्तुत नहीं किया जाता तो ऐसे क्लेम को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह नियम 2000 रुपये या कम दावे पर लागू नहीं होता। ठीक है, 2000 से कम के दावे 3 वर्षों तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और 100 रुपये तक के दावे जो है वो 3 वर्ष से अधिक पूरा होने पर अस्वीकार कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ए सही हो जाएगा। इकतालीस देखेंगे, वित्तीय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 70 के अनुसार सभी नियम स्वीकार्य या आदेश सामान्य प्रभावी माने जाते हैं। तो क्या होता है कि उनके जारी होने की तारीख से जो होता है
स्वीकृतियां या आदेश सामान्यतः उनकी जारी होने की तारीख से प्रभावी माने जाते हैं जब तक कि उनके प्रभाव में आने की कोई अन्य तारीख ना दी गई हो। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं क्या किसी अधीनस्थ अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग उच्चतर प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है? भाई किया जा सकता है किसी अधीनस्थ अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग, क्योंकि अधीनस्थ को दिए गए जो अधिकार और दायित्व होते हैं वो उच्च अधिकारी द्वारा दिए जाते हैं, उच्च अधिकारी उनको प्रोवाइड करता है। तो धारा 62 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 62 के अनुसार अधीनस्थ अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग उच्चतर अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, हाँ आगे देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन है सरकार के विरुद्ध कितने वर्ष से अधिक पुराने तथा कितनी राशि तक के समस्त क्लेम तत्काल अस्वीकार कर दिए जाने चाहिए यदि उनके प्रस्तुतिकरण में हुए विलंब को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि 100 रुपये, ठीक है, जो 100 रुपये होते हैं, ठीक है, वो 3 वर्ष सरकार के विरुद्ध 3 वर्ष से अधिक पुराने तथा 100 रुपये राशि जो होगी 100 रुपये राशि तक के समस्त क्लेम तत्काल स्वीकार कर दिए जाने चाहिए। तत्काल जैसे ही हो उसी समय उनको स्वीकार कर देना चाहिए भैया। तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिए, ये कह रहे हैं कि विभागीय तिजोरियों को सेफ कस्टडी के लिए कोषागार में रखे जाने की स्थिति में किसका उत्तरदायित्व होगा? तो सीधी सी बात है, संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का ये दायित्व होगा। आगे देखिए, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 59 के अनुसार कोषागार में जमा कराई गई राशि की शुद्धता के प्रमाण हेतु एक कार्यालय द्वारा कोषागार के लेखों में से कब कब मिलान किया जाना चाहिए? तो ये जो है भैया, मिलान करने के लिए धारा 39 नियम 39 के अनुसार कोषागार में जमा कराई गई राशि की शुद्धता के प्रमाण हेतु एक कार्यालय द्वारा कोषागार के लेखों से माह की समाप्ति पर मिलान किया जाना चाहिए। माह की समाप्ति पर मिलान किया जाना चाहिए, ठीक है। अंतिम खाते ये जो है माह की समाप्ति पर होना चाहिए, ठीक है भैया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नल के बाद तैयार किया जाता है। तो जर्नल के बाद खाता बही तैयार होती है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आगे देखते हैं भैया, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एक विस्तृत श्रृंखला को संचालित करते हैं जिसमें शामिल है। तो देखिएगा, जो हमारा होता है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एक विस्तृत श्रृंखला को संचालित करता है, सरकारी खातों का निर्माण एवं प्रबंध करता है, वित्तीय लेन देन
कोई रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करता है, माल और सेवाओं को खरीद, सार्वजनिक ऋण का प्रबंध, सरकारी खातों की लेखा परीक्षा, ये सब सार्वजनिक, ठीक है, सामान्य वित्तीय नियमों के आधार पर होते हैं भैया। तो इसमें माल और सेवाओं की खरीद, ये सारे के सारे कार्य इसमें आ जाते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा सॉरी दो संख्याओं का योग 11 तथा गुणनफल 30, तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो दो संख्याओं का हमें नहीं पता क्या है, तो हमने क्या कहा, एक संख्या को ए मान लिया, दूसरी को बी मान लिया। तो a प्लस बी बराबर 11 और ए बी बराबर 30। ठीक, a प्लस बी बराबर 11 और ए बी बराबर 30। ठीक, तो ये हो गई हमारी समीकरण 1 और ये हो गई हमारी समीकरण 2। ठीक है, तो इसमें हम समीकरण तैयार करेंगे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू रख देंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम एम मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे कि ए प्लस बी को हम मान लेंगे एम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान लिया एम, तो एम प्लस 2 × 30 बराबर 11 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम बराबर 61 आ जाएगा। तो एक दूसरा अपोजिट लेकर के चलते हैं। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 61 माइनस 60, तो a माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 11, और a माइनस बी बराबर 1, तो 2a बराबर 12, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी और b की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी a बराबर 6 और b बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, 6 और 5। तो असल में इसको दूसरे तरीका, इसका एक शॉर्ट तरीका भी बता देता हूँ, ये अप्लाई कर लेना। क्या कहा था कि दो संख्याओं का योग, तो सीधी सी बात है 11, तो 11 इनमें से बस दो ही संख्याओं का बैठ रहा, 5 का और 6 का, ज़्यादा अब देखने की ज़रूरत ही नहीं, और दोनों की गुणा करें तो 30 आएगा, यही चीज़ हो जाएगी। आगे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें सॉल्यूशन थोड़ी दिखाना। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में ये देख लो, क्लियर है, ऑप्शन से मिल जाता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 150 और उनका में से 25 हो, तो संख्याएं ज्ञात करनी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, देखो दो संख्याओं का योग 150 और उनका में से 25 है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, दो संख्याएं क्या हो रही, जिनका योग 150 बैठ गया, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ज़्यादा देखने की ज़रूरत थी ना। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा ले जाने की ज़रूरत थी ना। और किसी का 150 बैठ ही न रहा, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखें यहाँ पर कि अंडर रूट यहाँ दे रखा है, अंडर रूट 7 का वर्ग। ठीक है, यहाँ अंडर रूट 7 का वर्ग 28 का 28 63, तो आगे क्या आना चाहिए, तो 7 चौक 28, 7 नम 63। ठीक, तो
यहाँ क्या आना चाहिए भैया? 7 चौक 28, 7 7 28 और 7 9 63, तो ये आएगा 3 3 9 9 9, 1 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो 112 आना चाहिए इसका आंसर। हाँ भैया, तो देखिएगा, ये 7 28 63, यानी कि 7 की 1 के वर्ग से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। 7 की 2 का वर्ग, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 का वर्ग 4, 4 की गुणा 7 से 28 हो जाएगा। फिर 7 की गुणा 3 के वर्ग, 3 का वर्ग मतलब 9, तो 9 7 63। उसी तरह से 3 के बाद आएगा 4, 4 का वर्ग होगा 16, 16 के वर्ग गुणा करेंगे हम 7 से, तो 112 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 112 राइट आंसर होगा। 1 मिनट, 112 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये भैया जो हो जाएगा 8 और 5 हो जाए, 8 और 40 हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिएगा क्या होता है इस तरह के में कि बहुभुजों की जो संख्या होती है 2n-4/n इंटू 90 से निकालेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि तो पहले के n हो गई, दूसरे की 5n हो गई, तो इनका अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2n-4/n अपॉन 10n-4/5n बराबर 15:19। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये हमारा 40n बराबर 320 आ जाएगा, और 40n बराबर 320 बराबर n बराबर जो है 8 आ जाएगा। n की जब 8 आ जाएगी तो n की गुणा 5 से करके 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर अर्धगार गोलक है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलनाकार पात्र पानी से आधा भरा हुआ एक लड़का एक पत्थर जिसका आयतन 1280 घन मीटर उसको पात्र में डालता है। पात्र के पानी के ताल की ऊंचाई की में हुई वृद्धि होगी। तो देखिएगा यहाँ पे πr² बराबर 64 πh वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यह असल में कैसे आ जाएगा, क्योंकि पाई और त्रिज्या है 8 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब पानी के तल की जो है हमें क्या बतानी भैया, पात्र में पानी के तल में वृद्धि बतानी है। तो 128/64 पाई से डिवाइड कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर ये इसका अंतर बढ़ जाएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वही सॉरी, ये आगे देखेंगे 53 है। 53 में कह रहा है एक धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलनाकार पिघलाकर गोलियां बनाई गई, जिसमें से प्रत्येक का व्यास 15 सेंटीमीटर। गोलियों की संख्या, तो सीधी सी बात है, बेलन गोली का जो गोली का आयतन होगा वो 4/3 πr³ होगा। 4/3 πr³ यानी कि 4/3 πr³ से जो है हमने क्या बनाया भैया, 4/3 πr³ निकालेंगे इसका। तो 4/3 πr³ ये इससे हमने क्या बनाया, सेमी त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई गई, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h। तो πr²h का मतलब हो गया कि हमने पाई कितना हमारा
पाई आर स्क्वायर 28 सेंटीमीटर ऊंचा और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो पाई गुणा 6 गुणा 6 गुणा 28 हो जाएगा। ठीक, गोली को हमने क्या करा, गोली का आयतन जो है हमने क्या कर दिया भैया, इसको क्या बनाई गई, गोलियां बनाई गई, बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई गई। तो गोली का आयतन जो होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब हो गया जी, सीधी सी बात है, तो गोल बेलन का आयतन बटे गोली का आयतन, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1792 आ जाएगा। इसका आंसर 1792 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, भौतिक शास्त्र लेते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि कह रहे हैं कि 120 छात्रों के समूह में से 100 गणित लेते हैं तथा 70 भौतिक शास्त्र लेते हैं। ये छात्र दोनों में से कोई विषय नहीं लेते तो कितने छात्र दोनों विषय लेते हैं? तो सीधी सी बात है, हमने जो विद्यार्थी गणित नहीं लेते वो 120 में से 100 घटा दो 20 हो गए। जो विद्यार्थी भौतिक शास्त्र नहीं लेते 120 में से 70 घटा दो 50 हो गए। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी विषय नहीं लेते हैं, तो 20 तथा 70 दोनों में से सम्मिलित हैं, और कोई एक अथवा दोनों विषय न लेने वाला व्यक्ति जो हो गया वो 20 + 50 - 10 बराबर 60 हो गया। तो दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120 में से 60 घटा दो तो 60 बचेगी। ये आंसर इसका 60% हो, 60 आंसर आ जाएगा। ठीक, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? तो ये कह रहे हैं कि ए की आय बराबर a × 60/100 बराबर बी गुणा 75/100। तो a बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5b/4। ठीक, इसको जब हम निकालेंगे, अभी कह रहे हैं बी की आय ए की आय का x% है, तो बी की आय जो है a गुणा x/100, तो ए की आय 5b था, 5b/4 गुणा x/100 हो जाएगा। ठीक, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर रखने पर क्या हो जाएगा भैया, 4 × 100/5 करेंगे तो ये हमारा 80 आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, ऑन आर्फानेट। आर्फानेट क्या है भैया, ये आर्फानेट विश्व का पहला वैन है जिसे अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा विकसित किया गया था। ये इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्फानेट जो है वो हमारा क्या है भैया, ठीक है, ये विश्व का पहला वैन है। ठीक है, अगला देखिए, आर्पानेट के बाद में लैन से जुड़े कंप्यूटर सकते हैं। लैन से जुड़े कंप्यूटर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया लैन से जुड़े कंप्यूटर? तो लैन से जुड़े कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या वेरिफिकेशन इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे भैया, ये कह रहे हैं आरटीजीएस, नेफ्ट तथा आईपीएस किसके संबंध रखता है? तो आरटीजीएस, नेफ्ट ये सब क्या है भैया, हमारा ऑनलाइन बैंकिंग है। ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं भारतीय बैंकिंग में आरटीजीएस और आईएफएससी क्या है? तो भैया आरटीजीएस और आईएफएससी जो है वो क्या है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ठीक है, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है इथरनेट। इथरनेट क्या चीज़ है भैया? इथरनेट जो है, इथरनेट एक लैन प्रोटोकॉल है जो स्थानीय कंप्यूटर को जोड़कर नेटवर्क का निर्माण करता है, यानी कि 60 का ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ,
ये एक लेन है भैया, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है ये वह व्यापार जिसमें सीधे उपभोक्ता को वस्तु बेची जाती है कहलाता है। ऐसा व्यापार जिसमें वो डायरेक्ट कस्टमर को माल बेचा जाता है तो वो बिजनेस टू कस्टमर कहलाता है, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर कहलाता है। ओके, आगे देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के ट्रांजैक्शन का एक उदाहरण है। तो ऑनलाइन जो है वो हमारा बिजनेस टू कस्टमर जो है एक उदाहरण है, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, ये जो है, ठीक है, सीधे उपभोक्ता को वस्तु बेची जाती है तो B2B बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसमें कस्टमर घर बैठे शॉपिंग करता है और सेलर उसे वह वस्तु प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हाँ, यह है अमेजन किस प्रकार की साइट का उदाहरण है। तो अमेजन जो है वो एक ई कॉमर्स है भैया, क्या है, ई कॉमर्स है। आगे देखेंगे 64 है B2B कॉमर्स की फुल फॉर्म यानी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिएगा ये कहना ई कॉमर्स में लेन देन होता है, ई कॉमर्स में जो लेन देन होता है वो असल में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होता है, क्योंकि ऑन डिलीवरी भी का भी हम करते हैं और वैसे भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, आगे फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर दूसरा लेकर के आते हैं। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।